आज हम देखने जा रहे हैं एक सर्वाइवल डिजास्टर मूवी जिसमें अचानक से पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है और धरती पर ऐसी खतरनाक हवा चलने लगती है जिसके कांटेक्ट में आते ही कोई भी चीज पल भर में बर्फ बन जाती है। चाहे सड़कें हों, घर हों या इंसान तक, सब कुछ तुरंत बर्फ में जम जाता है। अब ऐसी डरावनी सिचुएशन में क्या इंसान जिंदा रह पाएगा, यही हम देखने वाले हैं इस मूवी में। तो कहानी शुरू होती है बर्फ से ढके हुए एक जगह को दिखाते हुए, जहाँ हमें बताया जा रहा था कि हम सब ये मानते हैं कि धरती का सबसे ठंडा इलाका उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असल में वो जगह हमारी पृथ्वी से ठीक 35 माइल ऊपर स्थित है और वहाँ का टेम्परेचर -140 डिग्री तक नीचे चला जाता है। और वहाँ की ये ठंडक अगर फैल जाती तो धरती को जमने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, अगर वायुमंडल में मौजूद वजन लेयर हमें बचा नहीं रही होती। इसके बाद हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं। जैक ऑस्ट्रेलिया का एक रिसर्चर था। वो वहाँ की इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च एजेंसी में काम करता था और ऑस्ट्रेलिया से 500 माइल दक्षिण में नॉरस्टार नाम के एक रिसर्च सेंटर में मौजूद था। तो जैक यहाँ एलेक्स के साथ सूरज ग्रहण के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि सूरज ग्रहण के कारण धरती की ओजोन लेयर कमजोर हो रही थी, जो बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था। उधर साइंटिस्ट्स जब वायुमंडल की सारी चीजें चेक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वायुमंडल के एक लेयर का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, लेकिन इस बात को उन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अब हमें स्पेस से धरती का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक समंदर के बीच कुछ अजीब हो रहा होता है। उसी समय जैक को उसकी वाइफ एमा का फोन आता है। एमा यहाँ जैक से कहती है, क्या बात है, तुम्हारा तो कब से आने का टाइम था, फिर तुम अभी तक क्यों नहीं आए? मैं यहाँ हमारे लॉयर के साथ बैठी हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता रखने का अब एक पल भी मन नहीं कर रहा। असल में आज एमा और जैक का डिवोर्स होने वाला था, इसलिए एमा अपने लॉयर के साथ बैठी जैक का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैक अपने रिसर्च के काम में इतना बिजी था कि वह पहले ही 20 मिनट लेट हो गया था, इसलिए वह जल्दी से वहाँ पहुँचता है और उनके साथ डिवोर्स के बारे में बात करने लगता है। उधर हम फिर से उस समंदर की स्थिति देखते हैं जो धीरे धीरे बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है। इसी दौरान ओजोन लेयर से बहुत सारा वाष्प नीचे की तरफ आ रहा है। वहीं हम नॉरस्टार शिप को भी देखते हैं जहां जैक का दोस्त एलेक्स मौजूद है। तो एलेक्स यहां उनके टेम्परेचर ग्राफ की तरफ ध्यान देता है और देखता है कि अचानक यहां का टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया है और आज पहली बार इस जगह का टेम्परेचर इतना नीचे आया है। उधर एलेक्स जब आगे देखता है तो पाता है कि क्वासर जैसी घनी भाप उनके जहाज की तरफ बढ़ रही है, जो बहुत हद तक हवा जैसी लग रही थी। धीरे धीरे ये हवा उनके जहाज के ऊपर से गुजरती है और जो भी इस हवा के स्पर्श में आता है वह पल भर में बर्फ में बदल जाता है, इंसान हो या जहाज, चेयर, टेबल, सब कुछ। इसके बाद देखा जाता है कि एलेक्स समेत जहाज में जितने लोग थे वे सभी इस भयानक हवा के स्पर्श में आ जाते हैं और पल भर में बर्फ में जमकर मर जाते हैं और ये हवा धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगती है। उधर हम जैक और एमा को देखते हैं। जैक यहाँ एमा को समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि एमा उसे डिवोर्स न दे। असल में एमा और जैक अब भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैक हमेशा अपने रिसर्च के काम में इतना बिजी रहता है कि वह अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता और इस बात को एमा कई सालों से सहती आई थी, इसलिए अब वह जैक के साथ रहना नहीं चाहती थी। लेकिन जैक यहाँ उससे कहता है, मैं मानता हूँ मेरी गलती हुई है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां तो मुझे निभानी ही पड़ेंगी, है ना? अब मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं हमारे बीच की सारी चीजें ठीक कर दूंगा, तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ एमा। उधर हम नाओमी नाम की एक लड़की को देखते हैं। नाओमी जैक और एमा की बेटी थी और आज उसका 16वां जन्मदिन था, लेकिन उसके पिता जैक यह बात बिल्कुल भूल गए थे, इसलिए नाओमी अपने पिता पर बहुत गुस्से में थी। असल में जैक की जिंदगी अब किसी भी मामले में ठीक नहीं जा रही थी। एक तरफ उसकी वाइफ गुस्से में है और दूसरी तरफ उसकी बेटी। फिर भी जैक हर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन सुबह जैक को एक इमरजेंसी कॉल आती है और उसे पता चलता है कि कल नॉरस्टार शिप पर जितने लोग थे यानी एलेक्स समेत सभी मर गए हैं। यह सुनकर जैक बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि कल ही तो उसने एलेक्स से बात की थी, तो ऐसा हादसा कैसे हो गया। इसलिए जैक इस मामले की जांच करने के लिए अपने कोवर्कर जो के साथ उस जगह पहुंचता है और वहां जाकर वे देखते हैं कि वह शिप बीच के पास तैर रही है। जैक तब अपने कोवर्कर जो के साथ वहां दौड़ता है और वे शिप की हालत देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। वे देखते हैं कि शिप से एक एक शव उतारे जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑफिसर ब्रांड उन्हें बताते हैं कि उन्होंने शिप से लगभग 15 शव पाए हैं, लेकिन ये सब कैसे मरे ये कोई नहीं बता पा रहा। हालांकि शवों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनके शरीर की लगभग सभी कोशिकाएं डैमेज हो चुकी हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ। अब जैक यहाँ ब्रांड से कहता है कि वे शिप के अंदर जाना चाहते हैं और थोड़ी जांच करना चाहते हैं, क्योंकि अंदर शायद कुछ ऐसा हो जो यह समझने में मदद करे कि शिप के साथ असल में क्या हुआ था। अब जैक, जोई और ब्रांड ये तीनों मिलकर शिप के अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वे देखते हैं कि यहाँ सब कुछ गीला और बहुत ठंडा है और फ्लोर पूरी तरह जमी हुई है। इसके बाद जैक वहाँ
से अपने लीडर वॉल्टर को फोन करता है और उसे यहाँ की पूरी स्थिति के बारे में बताता है। इतनी अजीब घटना सुनकर वॉल्टर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि अचानक इतने सारे लोग कैसे मर सकते हैं। वह पहले सोचता है कि शायद जहाज पानी में डूब गया, लेकिन अगर जहाज डूब गया तो फिर उसे किसने बाहर निकाला। जैक तब कहता है, नहीं, जहाज डूबा नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है। वॉल्टर यहाँ बहुत चिंतित था कि अगर मौत का कारण पता न चले तो मरने वालों के परिवार को क्या बताया जाएगा। इसलिए जैक उसे कहता है, आप चिंता मत कीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि मौत का असली कारण क्या था। इसके बाद वॉल्टर जैक से कहता है कि जैक अब एलेक्स का लॉकबुक खोले और देखे, वहाँ शायद कोई जानकारी मिल सके। जैक उसे बताता है कि उन्होंने पहले ही लॉकबुक खोल लिया है और वहाँ एलेक्स का एक हार्ड ड्राइव भी मिला है, लेकिन हार्ड ड्राइव इतनी गीली हो गई थी कि उन्हें यकीन नहीं था कि यह सही से काम करेगा या नहीं। फिर भी वे हार्ड ड्राइव को चेक करना शुरू करते हैं और इसी हार्ड ड्राइव के जरिए उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की वजन लेयर में एक दरार थी, लेकिन चूंकि हार्ड ड्राइव पूरी तरह पानी में भीग गई थी, इसलिए इससे ज्यादा कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस बीच इस पूरी घटना से जो बहुत टूट गया है, वह यहाँ रोते हुए कहता है कि 2 दिन पहले उसने एलेक्स से बात की थी और आज एलेक्स हमारे बीच नहीं है। वह इसे यकीन ही नहीं कर पा रहा। वे वापस अपने हेडक्वार्टर लौटते हैं, लेकिन अपने साथ लॉकबुक ले आए थे, इसलिए वे लॉकबुक को जांचने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखा जाता है कि अधिकांश डेटा नष्ट हो चुका है और केवल एक ही फाइल बची हुई है। इसके बाद जब फाइल को खोला जाता है तो उसका कुछ हिस्सा दिखाई देता है और फिर तुरंत गायब हो जाता है। तो जैक इस फाइल में वजन लेयर जैसी कुछ चीजें देख पाता है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए वह इस फाइल को किसी दूसरे डिवाइस पर भेजने की कोशिश करता है और ठीक इसी समय उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से एक कॉल आता है। असल में यह कॉल उसकी वाइफ एमा ने की थी। एमा पेशे से एक डॉक्टर है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है। तो एमा यहाँ जैक से जल्दी हॉस्पिटल आने के लिए कहती है, क्योंकि उसने एलेक्स का पोस्टमार्टम किया है और उसे जैक को कुछ दिखाना है। इसके चलते जैक तुरंत वहां चला जाता है। अब हम सिडनी में स्थित इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का सीन देखते हैं। यहाँ मौजूद साइंटिस्ट्स को भी लगता है कि वजन लेयर में कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन जब वे साउथ का मौसम चेक करते हैं तो पाते हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए वे सोचते हैं कि यह शायद किसी अस्थायी मौसम परिवर्तन की वजह से हुआ होगा और यह अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए वे इसे ज्यादा महत्व नहीं देते और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं, लेकिन यह उनका सबसे बड़ा गलती साबित होती है। उधर हम एमा के ऑफिस में एमा और जैक को देखते हैं। एमा यहाँ जैक से कहती है कि उसने जैक के कोवर्कर्स की मौत का कारण जान लिया है। असल में वे सभी एक बर्फ के क्रिस्टल फॉटर के कारण मरे थे और इस बर्फ के क्रिस्टल को ही उस हवा के रूप में जाना जाता है जो पल भर में सब कुछ जमा कर रख देती है। तो ये सुनकर जैक पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि शिप के अंदर बर्फ के क्रिस्टल कहाँ से आए। अब एमा उसे कुछ अजीब दिखाना चाहती है। वह जैक को मृतकों की कोशिकाओं की एक तस्वीर दिखाती है। ये कोशिकाएं उस तापमान पर जम चुकी थीं जो -80 डिग्री से भी नीचे था और यह इतनी ठंडी थी कि उनके साथ क्या हो रहा है ये समझने से पहले ही वे सभी मर गए थे। इसके बाद जैक पूछता है कि क्या एमा उसे उनकी मौत का सही समय बता सकती है। एमा कहती है कि संभवतः वे शुक्रवार को मरे थे, यानी आज से लगभग 72 घंटे पहले। और ठीक उसी समय जैक को जो का फोन आता है। वह बताता है कि नेशनल फोरकास्ट से भी कोऑर्डिनेशन भेजा गया है ताकि वे जितनी जल्दी हो सके इस घटना की सारी डिटेल्स उन्हें सौंप सकें। इसके बाद जैक उसे बताता है कि जो कुछ भी उन्हें मिला है, यानी वह हार्ड ड्राइव, उसके साथ कोऑर्डिनेशन मिलाकर देखें। थोड़ी ही देर बाद जैक को उनके लीडर वॉल्टर का फोन आता है। वह उससे पूछता है कि क्या इस घटना के बारे में कोई नया अपडेट है। जैक तब वॉल्टर को पोस्टमार्टम के सभी रिपोर्ट्स के बारे में बताता है, यहाँ तक कि वह उसे बताता है कि बर्फ के क्रिस्टल की वजह से उनकी मौत हुई। असल में सूरज ग्रहण के कारण वजन लेयर में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। पृथ्वी की मेसोस्फीयर अचानक टूट गई, जिसके कारण वजन लेयर नीचे आकर इस दुर्घटना का कारण बनी। अब वॉल्टर जानना चाहता है कि तापमान कितना था। जैक बताता है कि वजन लेयर का तापमान लगभग -140 डिग्री सेल्सियस होता है और नीचे आते आते यह तापमान आधा हो जाता है। लेकिन उस आधे तापमान में इतनी ठंडक होती है कि वह पल भर में सब कुछ जमा कर रख सकती है, जिसके कारण इंसान भी तुरंत पूरी तरह जमकर मर जाते हैं। लेकिन वॉल्टर कहता है कि अभी तक इन सब बातों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जो तब कहता है कि नेशनल वेदर फोरकास्ट के साथ उनकी धारणा बिल्कुल मैच कर रही है। अब सिर्फ यही बचा है कि इसे टेस्ट करके प्रूव किया जाए। लेकिन वॉल्टर कहता है कि बिना किसी ठोस सबूत के अभी आम लोगों को कुछ बताना ठीक नहीं, इससे भारी कंफ्यूजन फैल सकती है, इसलिए पहले इसका सबूत निकालो। फिर वॉल्टर जैक से कहता है कि जैक जल्दी से शिप से मिले डाटा को एक्सट्रैक्ट करे और इस बारे में और इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन समिति बनाओ। जैक यहाँ बताता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए वजन लेयर की निगरानी के लिए उन्हें मिलिट्री सैटेलाइट का यूज करना होगा। लेकिन अनुमति कभी नहीं मिलेगी, इसलिए जैक अवैध तरीके से मिलिट्री सैटेलाइट हैक कर देता है और वहां से बहुत सारा डेटा चुरा लेता है। लेकिन ब्रांड यहाँ जैक की बात को कुछ भी विश्वास करने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस तरह की घटना धरती पर कभी नहीं हुई थी और इसके अलावा जब तक इस घटना का कोई सबूत नहीं मिलता वह कुछ भी नहीं कर सकता। वह चाहकर भी कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं बता सकता। जैक इससे बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि जैक यह अच्छी तरह जानता था कि जो वह सोच रहा है वही हुआ है। आखिर वह भी एक साइंटिस्ट
था। इसलिए जैक यहाँ मन ही मन सोचता है कि भले वह पूरी दुनिया के लोगों को नहीं बचा पाए, लेकिन अपनी परिवार को वह जरूर बचाएगा, क्योंकि बिना सबूत उसके शब्दों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसके पास अब कुछ भी करने का विकल्प नहीं।